जय हिंद, वेलकम टू दर्शना ई क्लासरूम। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 6 शुरू कर रहे हैं। अगर आप लेक्चर 5 में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, वो हमने लास्ट में वहां पे शुरू किया था और उसके 2 सवाल मैंने आपको बोला था कि आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। तो हम पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे। पहले सवाल में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपके पास में ऐसे प्लस क्यू चार्जेस है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ऐसे प्लस क्यू पहले हम बोर्ड पे बना लेते हैं, फिर मैं आपको स्लाइड शो कर दूंगा। यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअल में जैसा बनता है वो आपको शो कर दूंगा। एक बार आप रफ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम जानते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो आपको किसकी डायरेक्शन मिलती है, ईएफआई की डायरेक्शन मिलती है। फाइन, तो मुझे पता है यार इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे ईएफआई कितना, 0। अगर सेंटर वाले पॉइंट पे ई अगर तू देखेगा वो कितना है तेरे पास, 0। अगर यहाँ पे ई 0 है तेरे पास तो तू क्या बोलेगा कि यहाँ पे कोई फील्ड लाइन होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं होगा तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। क्या होगा, क्या कैसे करेंगे हम, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है ना, तो ऐसे जाएगी फील्ड लाइन, ऐसे करें कुछ ऐसा करके यहाँ पे फील्ड लाइन एक ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे कुछ ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे जा रही है आपके पास। क्लियर, ऐसे बाहर निकल रही है ऐसे। अब लोग बोलते हैं सर ये कहां से आई कहां पे गई। पहली बात तो इमेजरी लाइन है, कहीं से आई कहीं से जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ये कहीं से आई होगी तो कोई सोर्स होगा, कहां पे जाए खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेजरी लाइंस है। पर आपको पता है इसके लिए आप बोल सकते हैं भाई इससे निकलेगी और कहां पे जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप ऐसे यहां तक बनाएंगे, ऐसे यहां तक ये जाएगा, फिर ऐसे शार्प टर्न होगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे शार्प टर्न होगा। इस तरीके की फील्ड लाइंस आप बनाई जा सकती है। फिर आपको इस सवाल में बोला गया कि यहाँ पे आपके पास में कुछ 2q चार्ज है आपके पास, यहाँ पे कुछ इस तरह बना लेते हैं। तो इधर ही बना रहा हूं, एक पे 2q चार्ज है आपके पास, एक पे q चार्ज है। ऐसे ही था आपके पास, शायद एक माइनस था ना, ऐसा था, एक 2q था और एक माइनस q था। इस तरीके हम बना रहे हैं। तो अब इसकी फील्ड लाइंस क्या बनेगी, ऐसे 2q से निकलेगी और q पे जाएगी। ठीक है, ऐसे बनाया, 2q से निकली q पे गई, 2q से निकाली q पे गई। इस तरीके का सेटअप बनेगा ऐसे यहाँ पे। क्लियर है ये बात, 2q से सब लाइंस निकल रही है आपके पास और कहां पे आके टर्मिनेट हो रही है, माइनस q पे आके टर्मिनेट हो रही है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं क्या, अगर मैं बोलूं 2q से आपके पास में कुछ 20 लाइंस आपने निकाली होगी तो माइनस q पे 20 टर्मिनेट करवाएंगे या कुछ कम टर्मिनेट करवाएंगे। मतलब मैं बोल रहा हूं 2q से मान लीजिए आपने कुछ n लाइंस निकाली है तो माइनस q पे आप क्या बोलेंगे, मतलब कितनी लाइंस आके टर्मिनेट होगी, n होगी या n/2 होगी। यहाँ पे n/2 होगी, इसीलिए सवाल दिया था। इसमें क्या होगा, अगर आप इससे मान लीजिए आप 12 लाइंस आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितनी टर्मिनेट होगी आपके पास में, n ही टर्मिनेट होगी, बाकी सब कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। बिकॉज हमने इससे पहले एक चीज में देखा था कि अगर आपके पास q चार्ज से, मान लीजिए एक चार्ज q है, उससे कुछ 5 फील्ड लाइन निकल रही है, तो अगर कोई चार्ज 2q होगा तो उससे कितनी फील्ड लाइन निकलेगी आपके पास, 10 फील्ड लाइन निकलेगी। ठीक, तो आप इस स्लाइड भी एक बार देख लीजिए। और ये जो है ये कैसा है, 3D है। ये कैसा है आपके पास, 3D है, मतलब फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन में, बाहर की तरफ भी है, इधर भी, हर डायरेक्शन में। हम बोर्ड में सिर्फ 2D बना पा रहे हैं। तो ये आपके फील्ड लाइंस दिखाई है मैंने आपको, प्लस q और दोनों, और एक प्लस q प्लस 2q और माइनस q की वजह से दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो आइए अभी हम जो निकाल रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ डिस्क। अभी हम डिस्क के एक्सिस पे ईएफआई निकाल रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा एक डायग्राम था पर उसमें ये रिंग हुआ करती थी। अभी ये क्या है दोस्त तेरे पास, दिस इज डिस्क। ये बात ध्यान रखिए, जो पहले वाला रिजल्ट था वो किसका था, रिंग का था। वो रिजल्ट याद है कितना रिजल्ट था, वो इसका ईएफआई याद है, रिंग के एक्सिस पे कितना आता था, या कितना था वो, दैट इज kqx डिवाइड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आती है, x इज इक्वल टू r/√2 पे, अगर r रेडियस है तो। इस डिस्क का जो रिजल्ट आता है वो आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं पर आपको बताया तो किस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। पहले बात करते हैं, जैसे रिंग पे q चार्ज था, यहाँ पे भी q चार्ज अगर होगा तो वो चार्ज सरफेस पे होगा या फिर लेंथ पे होगा। रिंग में क्या होता है, ऐसे रिंग रहती है, इस पे अगर आपने q चार्ज दिया तो पूरी इसकी पेरिफेरी पे चला जाता था। तो जो लैम्डा आता था, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कितना था, q डिवाइड बाई 2πr। इसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज रिजल्ट q की टर्म में था। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा आएगा कि सिग्मा आएगा कि रो आएगा, क्या आएगा यहाँ पे डिस्क के लिए, क्या आएगा दोस्त, अगर चार्ज आपका सरफेस पे हो तो वहां पे क्या आता है, सिग्मा आता है। तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे सिग्मा होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सिग्मा होगा, यहाँ पे लैम्डा या फिर रो नहीं होगा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा की वैल्यू होगी q डिवाइड बाय πr²।
आर इसकी रेडियस है, क्यू इस डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज है। ठीक है, तो हमें सिग्मा गिवन है सवाल का, ऐसे मान के चलते हैं। अगर आप यहाँ पे EFI निकालना हो सर क्या करना चाहिए, वैसे तो अगर आपको प्रूव करना हो तो आप यहाँ पे रिंग के एलिमेंट पकड़िए, छोटे छोटे रिंग के एलिमेंट पकड़िए, हर एक एलिमेंट की वजह से लिखिए, फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम रिजल्ट लिख रहे हैं फाइनल इसका। जो यहाँ पे EFI आएगा, जैसे इस वाले पॉइंट पे अगर आप EFI निकालेंगे तो EFI जो आता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। से थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो क्या है आपके पास, थीटा। क्लियर, ये पूरा एंगल नहीं, हाफ वाला एंगल ना, समझ में आ रहा है, ये ऐसा नहीं पूरा एंगल थीटा है, यहां से लेके ये जो एंगल है वो कितना है आपके पास, थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, पर हम थीटा की टर्म में रिजल्ट को याद रखेंगे। तो किसकी वजह से EFI है, ये डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पे आने वाला EFI है, और इसका दोस्त रट्टा मारना पड़ेगा। सवाल आएगा, हम सीधा सीधा ठोक बजाई करेंगे, हम इसको बार बार ड्राइव तो करना ही नहीं है, ड्राइव तो मैंने वैसे ही नोट्स में नहीं करवा रहा मैं आपको, पर आप करना चाहें तो आप रिंग एलिमेंट लेके आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। ऐसा ही एक और चीज है आपके पास में, उसको और देख लेते हैं। वो होता है कि EFI ऑन EFI, ये हो गया आपके पास डिस्क का। नेक्स्ट हम कर लेते हैं EFI एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल, शेल है आपके पास, और उसके ऊपर आपको हमने से शेल बना दिया। क्लियर, यहां पे शेल है, और इस पे आपने कितना चार्ज दे रखा है, कुछ क्यू चार्ज होगा। तो पहले यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे सिग्मा आएगा या फिर तेरे पास में लैम्डा आएगा या फिर रो आएगा। तो यहाँ पे चार्ज किसमें है, वॉल्यूम में है कि एरिया पे। अगर ये शेल है ना दोस्तों, अगर ये शेल है तो इसके कहां पे, सरफेस पे है, और सरफेस का क्या है आपके पास में, एरिया है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, सिग्मा है यहाँ पे। क्लियर, तो इसकी वजह से जहां पे EFI आता है सेंटर पे, वो आता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, कहां पे, सेंटर पे। और किस तरफ आता है, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। इज इट क्लियर, यहाँ पे ऐसे आपके पास ये इसका प्लेन होगा तो इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ये रिजल्ट है। इसको भी आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे रिंग एलिमेंट पकड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एलिमेंट पकड़ना चाहें, आप इंटीग्रेशन करना चाहते तो क्या एलिमेंट पकड़ेंगे आप, रिंग एलिमेंट पकड़ के इसको ड्राइव किया जा सकता है। पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो हम लिख रहे हैं। तो मैंने बोला तो इसका सिर्फ सेंटर में पता है और कहीं पे कितना है वो हमें पता नहीं है। तो मैंने बोला जो EFI होगा, EFI एट O, तो कितना आएगा आपके पास, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों रिजल्ट आपको रट्टा मारने हैं। डिस्क की वजह से आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, और जो हेमिस्फेरिकल शेल था उसके से कितना है आपके पास, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। इसका कम जरूरत पड़ेगा पर इसका सवाल आने के चांसेस रहते हैं। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास हम एक सवाल कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्क का EFI निकाला उस पे बेस सिंपल सा सवाल है। इसने क्या बोला, फाइंड EFI एट ए डिस्टेंस r बाय √3 फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डिस्क हैविंग चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। और r क्या है आपके पास में, r है रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क। तो आप फटाफट इस सिंपल सवाल को कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, किया जाए सवाल। तो मुझे पता है यहाँ पे ऐसे डिस्क बना दिया मैंने, ये आपका डिस्क हो गया ऐसे, बहुत बढ़िया। और इस पे कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, r बाय √3 पे चाहिए। तो यहाँ पे जो EFI का फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, ये आता है ना आपके पास में EFI। तो ठीक है, सोल्व करते हैं। E की सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपके पास, सिग्मा की वैल्यू Q डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कितना थीटा कितना बना, ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या। तो आप क्या देखें, tan थीटा की जो वैल्यू है दैट इज r डिवाइड बाय r√3, तो 1 बाय √3 आया। तो मतलब थीटा कितना तेरे पास, 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दे तो कितना आया तेरे पास, cos 30 दैट इज √3/2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट है। तो सिंपल सवाल था, बस आपको फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा आइए, अभी हम एक नई चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ना ये आपको पढ़ने से ज्यादा फील करना पड़ेगा ना, फील करने वाली चीज है। अगर आपको फील आ जाएगी तो आप नहीं फंसेंगे, गणित के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे ना। तो फील करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, आप ऐसे समझिए कि ये मेरे पास में एक बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब ऐसे मानिए पूरा सॉलिड नहीं मानिए, सिर्फ बाउंड्री मानिए इसकी ना, वायर से ऐसे बाउंड्री बनी हुई है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की बाउंड्री होगी। समझ में आ रही है आपको, ये सिर्फ ये बाउंड्री आपने बनाई है, ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट है आपके पास। और ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है। किसकी बारिश हो रही है, पानी की बारिश नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बारिश हो रही है। किसकी बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बारिश हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानता है ना, हम अभी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में।
अब क्या है, अब तू चाहता है कि भाई अगर मान लो तुझे से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जो नई चीज है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर मान लो मुझसे पूछे कि भाई ये जो बाउंड्री थी ये सॉलिड नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, एक ऐसे फ्रेम है खाली ना, मुझे पूछा गया इस फ्रेम से पास होने वाला फ्लक्स, तो मतलब फ्लक्स का मतलब ये हो गया कि इस फ्रेम से कितनी बारिश पास हो रही है, किसकी बारिश, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी बारिश कितनी जा रही है। अब यूं देख, अगर मान ले ऊपर से ऐसे बारिश हो रही है इस डायरेक्शन में, अभी अगर रखेगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, क्लियर। फिर फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर तू इसको ऐसे रखेगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस नीचे की तरफ मतलब इससे पास हो रही है। अब अगर तू मान ले इसका टिल्ट करेगा, ऐसे टिल्ट कर रहा है तो जो फील्ड लाइंस का नंबर था वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, जो इससे पास हो रही है, इससे पास होने फील्ड लाइंस का काउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अभी बता, अभी मान ले ऐसे फील्ड लाइन आ रही थी तो इससे कितनी फील्ड लाइन जाएगी, 0, बिकॉज कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही नहीं है, सब फील्ड लाइन ऐसे आ रही है ना वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई पास नहीं हो रही। फिर अगर मान ले आप इसको टर्न करेंगे, वापस वो टर्न करेंगे तो अभी जो फील्ड लाइन इससे पास होने लगी वो काउंट क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया अभी मैक्सिमम। फिर वापस ऐसे घुमा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये आपको यही बताता है कि वैसे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से पास हो रही है। अगर किसी गिवन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही होगी तो हम बोलेंगे ज्यादा फ्लक्स है, और किसी गिवन एरिया से अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, कम फ्लक्स है। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो मैंने लिखी हुई है। तो पहले हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, मतलब हमें दिखे तो सही भाई ये फ्लक्स है क्या। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बता रहा है आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बता रहा है, इट इज मेजर ऑफ इट, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through given area। ये चमक रहा है आपको, क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने अभी देखा। अगर मान लीजिए कोई गिवन शेप थी उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो आपको अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही है तो फ्लक्स ज्यादा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही है तो फ्लक्स आपके पास कम। मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई किसी गिवन एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, क्लियर। अब सोच के देखिए सर हम इसको कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली आपको करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिननी है तो वो हमें पता ही नहीं कितनी निकलेगी कितनी जाएगी। तो हमने क्या किया, मैंने बोला यार अगर किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा, मतलब किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा और किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ई बदल जाएगा, ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो हमने क्या किया, फ्लक्स को लिखने के लिए मैंने ये बोला कि भाई साहब एक ई का टर्म तो आना ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज यहां पे अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो कैसे देखेंगे हम, ई से देख लेंगे। अगर भाई साहब ई ज्यादा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा, और ई कम तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम। तो इसका जो फॉर्मूला आना चाहिए ना फ्लक्स का, उसमें एक टर्म तो ई आना चाहिए। ई से क्या पता लग जाएगा, पर यूनिट एरिया कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है, यही होता है ना ई आपके पास में। और मल्टीप्लाई अगर आप एरिया कर देंगे तो आपको मिल जाएगा किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है। ई का मतलब क्या हो गया भाई साहब, पर यूनिट एरिया कितनी फील्ड लाइन जा रही है, और मल्टीप्लाई अगर आप ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उस गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला भाई साहब फ्लक्स का फॉर्मूला होना चाहिए ई इंटू में ए। तो मैंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ बोर्ड पे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन एरिया ए इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर चर्चा करेंगे हम। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अरे यार ये क्या हो गया, अभी तक तो हम तो ये सोच सिर्फ ई इंटू में आना चाहिए। नहीं, वो बात थोड़ी गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी, देख अगर तेरे पास ई इंटू में ए आ गया, जैसे यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, मेरी बात को समझना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, जिसको तू टर्न करेगा तो ई तो यहां पे हर एक पॉइंट पे उतना ही रहेगा, बिकॉज ई तो यूनिफॉर्म है और एरिया भी सेम का सेम है। तो इसको रोटेट करने से फ्लक्स में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए था, पर फ्लक्स में फर्क पड़ रहा है। तो हमें इस चीज को समझाने के लिए कि भाई साहब टर्न करने से फ्लक्स बदल जा रहा है, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ा। तो मुझे समझ में आ गया फिजिक्स के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो ये बताता है किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। और अगर आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, और ई डॉट ए मतलब ई और ए के बीच में क्या है दोस्त, डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर सर। अब इससे जो हमने जो बात फील की थी वो सही हो रही है नहीं हो रही, थोड़ा चेक करके देखते हैं। ये हमने क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है, बहुत बढ़िया। एरिया वेक्टर भी किस तरफ,
एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, इसकी ये डायरेक्शन भी लिखी जा सकती है, ये डायरेक्शन भी लिखी जा सकती है। अगर मान लीजिए ये बोर्ड एरिया होता, मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना होता, तो इसके दो एरिया वेक्टर पॉसिबल थे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ये बात आप जानते हैं, एरिया वेक्टर के दो सेंस पॉसिबल होते हैं, आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैंने बोला कि देख, इसका एरिया वेक्टर मान लिया नीचे की तरफ, ठीक, और ई किस तरफ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो इनिशियली ई इंटू में ए, तेरे पास फ्लक्स आ गया जब ऐसे रखा हुआ था, ई इंटू में, ठीक है। अब मुझे पता है जब मैं इसको ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे टर्न कर रहा हूं, तो फ्लक्स घटना चाहिए, घटना चाहिए, घटना चाहिए, और अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए फ्लक्स की, 0। देखता हूं मैथमेटिक्स ये बात बोल रही है कि नहीं बोल रही। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है, एरिया वेक्टर किस तरफ, इस तरफ, आपके पास ऐसा बन गया ना, ये जो एरिया वेक्टर था वो ऐसा बन गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बन गया आपके पास, ऐसा बन गया। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ऐसा ही तो बनेगा। ये जो एरिया वेक्टर था ये कुछ ऐसा इस वाले पेन की डायरेक्शन में, और ई था वो इस वाले की मार्कर की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ई की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है, पर एंगल 90 होने से फ्लक्स कितना हो गया, 0। मैथमेटिक्स भी यही बात बोल रहा है, और फील्ड से मुझे यही समझ में आ रहा था, जब आपके पास एरिया ऐसा होगा तब इससे फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला आपसे ढंग से दिमाग में रखिएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए, दैट इज ई ए कोस थीटा। अब यहां पे कुछ बात लिखते हैं, पहले तो इसकी यूनिट बताओ, फ्लक्स की यूनिट कितनी होगी। तो आप यूनिट के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की यूनिट का मल्टीप्लिकेशन फ्लक्स की यूनिट होगी। कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी है, न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट कितनी है, मीटर स्क्वायर, ये दो से इसकी यूनिट होगी। अब तो मुझे ये बता, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, बता पाएगा क्या। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कैसे चेक करेंगे। देख सर, अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से कोई चीज बन के आ रही है, कोई दो क्वांटिटीज है उनके डॉट प्रोडक्ट से कोई चीज बन के आ रही है, तो वो चीज कैसी होती है, स्केलर। इसका नाम ही स्केलर प्रोडक्ट होता है ना दोस्त। अगर तो ऐसे लिखता है ना, C इज इक्वल टू, तो A डॉट B लिख रहा है, तो ये C क्वांटिटी क्या होती है तेरे पास, स्केलर। इसका मतलब फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर। ये हमने फ्लक्स की बात कर ली। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और यहां पे ये जो थीटा एंगल है आपके पास में, ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच का, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपके पास, थीटा। बेसिक बात क्लियर होगी। अब मेरी बात को समझ, अगर मान ले तेरे को पता लगा कि ई यूनिफॉर्म है, यानी ये ए किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्म है, ऐसा बोल दिया जाए कि ई किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्म है, और एक बार बोला जाए ई किसी रीजन, मतलब ई कहीं पे कांस्टेंट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। आधी दुनिया को तो ऐसे लगता है भाई सब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही बात होता है, पर ऐसा होता नहीं है। कोई चीज यूनिफॉर्म होना उसका अलग मतलब होता है, कोई चीज कांस्टेंट होना उसका अलग मतलब होता है। मैं थोड़ा समझाता हूं ना, फिर हम एक अच्छी बात पढ़ेंगे इसके अंदर। मान ले तो ऐसे बोला जाए कि यहां पे ऐसे रीजन है, ऐसे इतना सा एक स्क्वायर रीजन हमने मान लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके इस वाले पॉइंट पे, यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं ना मैंने, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, इस रीजन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैं बोलूं इसके हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम है, इसके हर एक पॉइंट पे किसी गिवन टाइम पे ई की वैल्यू सेम है। मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपने तूने बात की, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जो ई की वैल्यू थी वो मान ले 5 न्यूटन पर कूलम थी हर एक पॉइंट पे। तो आप क्या बोलेंगे कि हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम है, मतलब कैसा फील्ड है आपके पास, यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा फील्ड है आपके पास, यूनिफॉर्म फील्ड है। क्लियर। मतलब अगर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, जैसे किसी गिवन टाइम पे 5 थी, फिर टाइम बदलेगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी, पर अगर इस किसी पॉइंट पे 10 हुई तो हर एक पॉइंट पे 10 होगी, तब आप उस चीज को यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, किसी एक गिवन पोजीशन पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, किसी एक गिवन टाइम पे हर एक पोजीशन के ऊपर उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, यूनिफॉर्म कहलाता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब दोस्त ये होता है कि इस वाले पॉइंट का नाम है ए और इस वाले पॉइंट का नाम है बी, इस वाले पॉइंट का नाम मान ले सी, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे ना। तो किसी टाइम पे मान ले यहाँ पे जो बी की यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो है E1, यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो है E2 और यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो कितनी तेरे पास E3। तीनों पॉइंट पे ई की वैल्यू डिफरेंट है, पर किसी भी टाइम पे अगर तू देखे, टाइम बदल रहा है, कभी भी तू देख रहा है तो इस ए पे हमेशा ई की वैल्यू कितनी रही है E1, इस पॉइंट पे हमेशा ई की वैल्यू कितनी रही है E2, हर यहाँ पे हर एक मतलब हमेशा ई की वैल्यू कितनी रही है E3। मतलब क्या रहा, टाइम के साथ में ई बदल रहा नहीं है। जब कोई क्वांटिटी टाइम के
ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, वो टाइम का इनवेरियंस है, मतलब टाइम के साथ में वो चीज बदल नहीं रही है, तो आप उस चीज को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जो पोजीशन के हिसाब से नहीं बदल रही, वो पोजीशन के हिसाब से फिक्स है, मतलब यहां पे जितनी वैल्यू वहां पे भी उतनी वैल्यू, यहां पे भी इतनी वैल्यू, तो वो चीज क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कहलाती है। मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ी समझ जाएगा, सुनना। यहां पे मान लेते तेरे पास 3 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन मान ले, एक ये वाले फिंगर, एक ये वाले फिंगर, एक हेड, 3 पोजीशन है, ठीक। इस वाले पोजीशन पे ई की वैल्यू किसी टाइम पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, ठीक। और टाइम के साथ में यहाँ पे उतनी रह रही है, मतलब इस पे 5, 10 और 15 हमेशा इतनी वैल्यू रह रही है आपके पास, तो आप क्या बोल रहे हैं, टाइम के साथ में ये वैल्यू बदल रही नहीं है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, कांस्टेंट। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वो चीज टाइम के साथ में बदल सकती है, वो चीज टाइम के साथ में बदल सकती है, पर किसी गिवन टाइम पे हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तेरे पास सेम होगी। क्लियर? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है, मान लीजिए अगर कोई यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपके पास इनवेरियंस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब हर एक पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। हर एक टाइम पे डिफरेंट हो सकती है, पर किसी गिवन टाइम पे एक पॉइंट पे जितनी वैल्यू है हर एक पॉइंट पे उतनी ही होगी। अगर कोई चीज को मैं बोलूं कांस्टेंट है आपके पास, अगर मैं बोलूं कोई चीज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, वो इनवेरियंस है, वो बदल नहीं रही है, इनवेरियंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किस हो सकता है सभी पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू हो, पर टाइम के साथ में वो वैल्यू बदलेगी नहीं। किसी एक पॉइंट पे अगर पहले वैल्यू 5 थी तो हर एक टाइम पे 5 ही रहेगी, ऐसा हो सकता है दूसरे पॉइंट पे 10 वैल्यू हो, पर वो टाइम के साथ में वैल्यू बदलेगी नहीं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? हम इसको अभी जब सवाल करेंगे तो आपको बार बार रिपीट करवाता रहूंगा, ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उससे आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात समझना, हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ना, ये वाली बात को मैं कुछ चीज समझाने के लिए हमने ये सब चीजों को यूज किया है। अगर तेरे पास फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब इस गिवन एरिया के हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम हो, तभी डायरेक्टली कर सकता है ना। तो ये किसके लिए आएगा, व्हेन ई इज यूनिफॉर्म, ई इज यूनिफॉर्म ओवर एरिया। क्लियर? मतलब हर एरिया के हर एक पॉइंट पे ई यूनिफॉर्म होगा तो ये फॉर्मूला लगाएगा। और अगर तेरे पास में ई हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा तो भाई साहब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये कब लगाना है, व्हेन ई वेक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर एरिया। क्लियर भाई साहब? ये दोनों बातें बहुत काम की है। ये तो सिंपल फॉर्मूला आ गए थे, फ्लक्स का कितना था, ई डॉट ए। ये डायरेक्टली तब लगाना है जब एरिया वेक्टर के हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम हो। अगर तुझे पता है भी एरिया वेक्टर के हर एक एरिया वेक्टर पे ई की वैल्यू डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज ई तो यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब आपके पास ई क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो किसी गिवन एरिया के अंदर। तो ये हमने बेसिक बातें कर ली, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चमकेगा। आप इसको सही ढंग से छाप लीजिए। क्या क्या छापना है, सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो ये चमकना चाहिए। क्या होता है, वो काउंट बताता है कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब इसको तो सोच के देखिए, इसको कैसे बनाया होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होता है ई, और किसी गिवन एरिया ए से कितनी पास होगा, ई इंटू में ए। तो फर्स्ट का फॉर्मूला क्या बना, ई डॉट ए। डॉट ए क्यों, ताकि एंगल वाले जब हमने वर्टिकल किया तब 0 बन जाए, ऐसे कर तो मैक्सिमम बन जाए, तो ऐसा लिया हमने। ठीक है, तो ई डॉट ए को खोला तो ये स्केलर, क्वांटिटी, यूनिट, ये सब नोट करना है आपको। फिर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का आइडिया लगना चाहिए। यूनिफॉर्म फील्ड का क्या मतलब है, कांस्टेंट फील्ड का क्या मतलब है। दुनिया को लगता है दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। ठीक, फिर आपको ये दिखना है कि अगर फ्लक्स ई डॉट ए है वो कब यूज होना है, जब तेरे पास ई यूनिफॉर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ये कब यूज होना है, व्हेन ई इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर एरिया। क्लियर? आप इसको छापिए, फिर आइए अपने थोड़ा आगे चलते। पहले आप इसे छाप लीजिए पूरे को, स्क्रीन रोक के। आइए अभी फ्लक्स को समझने के लिए सवाल कर रहे हैं। सवाल में क्या बोला गया, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर ए बी सी डी। ये स्क्वायर है आपके पास, ए बी सी डी, साइड लेंथ है आपके पास एल। इफ सबसे पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई इज इक्वल टू ई नोट के कैप। सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू ई नोट जे कैप। और थर्ड केस में तीनों है, आई में भी है, जे में भी है और के में भी। आपको फ्लक्स बताना है। वैसे बढ़िया तो ये रहेगा, पहला सवाल मैं कर दूं, फिर भी आप थोड़ा ट्राई कर लीजिए। एक बार मैं सवाल कर दूंगा आपको, उसके बाद वाले सवाल थोड़े अच्छे लगेंगे। फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो ये करते हैं ना, पहला सवाल है, थोड़ा मैं कर देता हूं, थोड़ा सही रहेगा, आप थोड़ा आइडिया लग जाए, बिकॉज नई टर्म है ना आपके लिए। देखिए पहली बात तो हम ये देखते हैं भी फ्लक्स होता क्या है, फील्ड लाइंस का काउंट फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, ई नॉट के कैप। अच्छा, की के कैप कहाँ होगा,
एक्स क्रॉस वाई की डायरेक्शन में आपके पास जेड होगा, तो के क्या बाहर की तरफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ, ई नॉट। ये डॉट समझते हैं ना, इसको बनाने का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। अगर इसे क्रॉस बनाया जाए इसका मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चमक रहा है किस तरफ है, बाहर की तरफ। अब आप समझ के देखिए, आप यहां पे एक ऐसे कोई स्क्वायर लेके बैठे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रही है, तो इससे फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, फील कर सीधा, गणित बाद में देखेंगे। ऐसे तो एक स्क्वायर लेके बैठा है और इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जा रही है, तो इससे फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना फ्लक्स, क्योंकि अगर ऐसा है तो इससे फील्ड पास होगी, फील्ड लाइन पास होगी तो फ्लक्स आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, फ्लक्स आना तो चाहिए, आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ही कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने लिखा फाई का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले पढ़े ना फाई का, एक तो पढ़ा आपने ई डॉट ए, अच्छा एक पढ़ा आपने इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ये वाला कब लगाना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। ये कब लगाना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। कौन सा लगेगा दोनों में से, ये वाला लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। जिसको भाई साहब साफ कर देते हैं यहाँ पे, आजा। अब काम करते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर। काम बन गया क्या, नहीं बना, पूरा क्या है, दिस इज ई ए कोस थीटा। तो ई लिख दिया, एरिया लिख दिया, इसका एरिया कितना है, एल स्क्वायर ना। अब थीटा निकाल, थीटा किस किस के बीच में हमें एंगल निकालना है, हमें एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में निकालना है। अब इसका एरिया वेक्टर के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ऊपर की तरफ भी पॉसिबल है और नीचे की तरफ भी पॉसिबल है। क्योंकि मान लीजिए ये आपके पास में एरिया है, इसके दो वेक्टर लिखे जा सकते हैं। एरिया वेक्टर दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है, बाहर की तरफ भी, एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों लिए जा सकते हैं। तो मैंने लिया एक बार ऊपर की तरफ वाला लिया ना, अगर ऊपर की तरफ वाले लेंगे तो एरिया वेक्टर ही बाहर की तरफ, ई भी बाहर की तरफ, तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 0, तो कोस 0 बन जाएगा। अगर आप एरिया वेक्टर को अंदर की तरफ लेंगे तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। तो दोनों में आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे ऑब्वियसली। ये ई नॉट एल स्क्वायर आपके पास फ्लक्स आ गया। कुछ लोगों ने माइनस ई नॉट एल स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी सही है, दोनों ही रिजल्ट इसके सही है। ई नॉट एल स्क्वायर भी हो सकता है या फिर माइनस ई नॉट एल स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, अलग अलग लिख देता हूं मैं। ये भी आंसर हो सकता है आपके पास और ये भी हो सकता है। ये कब आएगा, ये किसको मिलेगा ये आंसर, जिसने एरिया वेक्टर अंदर की तरफ लिया। ये किसको मिलेगा, ये पॉजिटिव वाला जिसने एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लिया। ठीक, ये पहले का काम तमाम तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। आजा, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ई नॉट जे कैप। ई नॉट जे कैप मतलब किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। मैंने ऐसे बना दिया ये लो, ई नॉट जे कैप, बहुत बढ़िया। तो फील करके बता पहले कि फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा। हमने थोड़ा फील किया, एरिया ऐसे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, ऐसे, मतलब बारिश ऐसे हो रही है, नीचे से ऊपर बारिश हो रही है। तो क्या इससे कोई बारिश जाएगी क्या, कोई बारिश इससे जाएगी नहीं, बिकॉज अगर ऐसे तो कोई भी चीज लेके बैठा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, इससे कोई बारिश नहीं जाएगी। इतना फील कर सकता है, गणित से भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे पता है फ्लक्स आना चाहिए 0। ये हमने कैसे किया, फील से किया। अगर तो बोले नहीं सर जी फील नहीं, थोड़ा गणित भी समझाओ, तो अपने गणित से भी देख लेते हैं इसको। गणित से कैसे देखेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई की जगह ई नॉट, ए की जगह एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एंगल बताओ, एंगल, तो एंगल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, इस मार्कर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर किस तरफ, या तो इस तरफ या फिर पीछे की तरफ। दोनों में ही एंगल कितना है दोस्त तेरे पास, 90 डिग्री। किस किस में, ई और ए में 90 डिग्री है ना तेरे पास। तो क्या बोले यहाँ पे, ये टर्म कितना बोले तेरे पास, cos 90, और cos 90 जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी, 0। तो आप डायरेक्ट फील से कीजिए, वो ज्यादा खूबसूरत है, बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम गणित नहीं पढ़ रहे, हम गणित तो कम से कम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले में भाई साहब तीनों डायरेक्शन में है, आई में भी है, जे में भी है, के में भी है। अब देख हम इसे कैसे उड़ाते हैं इस सवाल को। आई में है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, तीनों को अलग करते हैं ना, पहले इसकी वजह से करते हैं। आई में है इधर, तो ये बता इस आई वाले की वजह से फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा। अगर तेरे पास ऐसे एक एरिया रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो क्या इससे कोई फील्ड लाइन पास होगी क्या, नहीं, कोई फील्ड लाइन पास होगी। क्लियर, जे का भी कैसा, ऐसा, उससे भी कुछ पास होगा नहीं, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा तेरे पास, इसका आंसर भी आएगा ई नॉट एल स्क्वायर या फिर माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। हम यहाँ पे थोड़ा शो कर देते हैं इसको। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड था E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप। इससे फ्लक्स कितना, इससे फ्लक्स 0, इससे फ्लक्स कितना 0, और इससे फ्लक्स कितना आएगा तेरे पास, इससे आएगा दैट इज ई नॉट, दिस इज ई नॉट एल स्क्वायर, या फिर माइनस भी आ सकता है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को फील कीजिए, आप देख लीजिए भाई साहब, अगर इस रीजन से जो भी आप पकड़ रहे हैं उससे फील्ड लाइन पास हो रही है तो फ्लक्स आएगा, और पास नहीं हो रही तो फ्लक्स आएगा नहीं। क्लियर? आप इसे छाप लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी हम सवाल कर रहे हैं, इस सवाल के अंदर क्या है, आपके पास जो सर्कल था वो सर्कल तो टिल्टेड है ना, वो आपके ऐसे ही हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कुछ ई है आपके पास। आपसे बोला गया फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कल, ये आपको निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं क्या इसको? आप निकाल के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सोल्व कीजिए इसको। आई होप आपने कर दिया होगा। यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा, वो क्या होगा, सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं तो दिखाता हूं, थोड़ा शो करवाने की कोशिश करता हूं। ऐसे इसको सर्कुलर शेप मान लेना, सर्कुलर नहीं, इसको सर्कुलर शेप मान ले। ये ऐसे रखा हुआ है तेरे पास, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, ऐसा, या फिर नीचे की तरफ बनेगा। दोनों में से कोई भी डायरेक्शन दी जा सकती है। तो हमने क्या किया, एक बार जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन पिक की है वो मैंने माना एरिया वेक्टर इस तरफ है ऐसे, ठीक है। दिस इज एरिया वेक्टर, तो इसको यहां पे मान लेते हैं ऐसे, दिस वन इज एरिया वेक्टर, ठीक है। और ई वेक्टर आपके पास किस तरफ है, इस तरफ है। इसके बीच में एंगल ये वाला है। हमें इस एंगल की जरूरत इसलिए है बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कोस थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये वाला एंगल 30 हुआ अगर तेरे पास, ये वाला एंगल कितना हुआ तेरे पास, 30 हुआ, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ तेरे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये इसके परपेंडिकुलर तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर तो फ्लक्स दिखेगा, फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना बनेगा तेरे पास, फ्लक्स बनेगा ई डॉट डी ए या फिर ई डॉट ए। अच्छा, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाए, ई डॉट ए वाला लगाए या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लगाए। यहाँ पे ई यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। और अगर ई यूनिफॉर्म है तो हम क्या लेंगे, ई डॉट ए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई ए की जगह कितना बनेगा आपके पास, ए की जगह बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एंगल स्विच में कितना आ जाएगा, कोस 60 डिग्री। अब ये सोल्व कर लीजिए तो ये टर्म आएगी ई पाई आर स्क्वायर, और कोस 60 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, कोस 60 इज दैट इज 1/2। तो यहां से अगर आप सोल्व करते आंसर आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर कोई एरिया वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में लेगा तो उसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। दोनों ही सही है, पॉजिटिव भी सही है आपके पास और नेगेटिव भी सही है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप इसको छापने के बाद में लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं आपको। अब जो इसके बाद में जो सवाल आएंगे उसमें थोड़ा हेल्प करेगा आपको। देखिए जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। एरिया वेक्टर कैन हैव ऐसे लिख देते हैं, पॉसिबल 2 possible direction of area vector, we can choose any one of them, but during a problem that direction should not change। ये भैया इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मैं गलती करवा लूंगा और आपसे गलती हो जाएगी इसके अंदर। क्या सवाल में क्या मतलब क्या लिखवाया आपको, ये सवाल के बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, आप नीचे बाद में लिख लीजिएगा। जैसे इसके 2 एरिया वेक्टर पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आप एक बार सवाल में कोई भी पिक कर सकते हैं, ये भी पिक कर सकते हैं, ये भी पिक कर सकते हैं। पर मान लिया अगर तूने एक बार सवाल में ये डायरेक्शन पिक कर ली, फिर सवाल में बोला गया इसको इधर रोटेट कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, तो ऐसा नहीं है सर पहले मैंने ये वाली मानी थी, रोटेट करने के बाद मैंने डायरेक्शन उल्टा मान लिया, वो नहीं। एक बार जो डायरेक्शन पकड़ लिया आपने एरिया वेक्टर की, पूरे सवाल में फिर वही डायरेक्शन रहनी चाहिए। एक सवाल में एक बार जो डायरेक्शन पकड़ ली फिर बदलना नहीं, अगर आप बदल देंगे तो फिर आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्या बोल रहा है मास्टर, एरिया वेक्टर की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, दोनों में से आप कोई चूज कर सकते हैं। पर एक बार जो आपने सवाल में चूज कर ली, वो ड्यूरिंग द पूरी प्रॉब्लम जब तक सोल्व नहीं हो जाती तब तक वो डायरेक्शन बदलना नहीं है, आपको वही डायरेक्शन रखनी है। जैसे कि मान लो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन ऐसे पकड़ ली, अब यही रहेगी डायरेक्शन, इसको पलट देगा तो ऐसे नीचे हो जाएगा, इधर कर देगा इधर हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा सर पहले ऐसे माना, फिर पलटने के बाद मैंने वापस से उल्टा मान लिया। एक बार अगर ये पकड़ लिया तो पलटेंगे तो फिर नीचे चला जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा सर पहले ये माना था फिर पलट दिया तो फिर ये मान लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप खतरा मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं इसके जहां पे ये कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, आप इसे छापिए, आगे फिर हम चलते हैं। तो ये सवाल है आपके पास,
ऐसा सेम सवाल आप देख चुके हैं, पर इसमें अब क्या वेरी किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बना दिया। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर एक पोजीशन पे ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट थी। यहाँ पे एक्स क्या है आपके पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट शो कर रहा है ना, तो एक्स के लिए 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, एक्स इज इक्वल टू एल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपके पास में ई नॉट था, इस तरीके का था। तो आपसे पूछा गया बताइए इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्लियर? तो ये सवाल आप इसको सोल्व कीजिए, इसमें कुछ अच्छा है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपसे क्लियर होंगे तो आप सवाल इजीली कर पाएंगे। इस सवाल को आप सोल्व कीजिए। करें सवाल को, तो हमसे सर बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। मैंने बोला फ्लक्स के दो फॉर्मूले थे आपके पास, ये एक तो था E डॉट ए और दूसरे वाला क्या था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला जाएगा, पहले हमें ये चेकआउट करना है। ये कब लगता है, ये तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो ओवर द एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज ऑफ पोजीशन के साथ में बदल रहा है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या किया, हम यहां से सुनना मेरी बात से ढंग से, हमने क्या किया, हम यहां से कुछ x दूरी पे चले, यहां से कुछ x दूरी पे चले और मुझे समझ में आया इसके हर एक पॉइंट के ऊपर, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पे चलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी लाइन के सेम है ना, कितना है वो E नॉट x बाई एल। तो हमने बोला यहां पे अगर मैं छोटा सा एरिया पकड़ लूं, छोटा सा एरिया dA, अगर मान लो यार छोटा सा एरिया कुछ मान ले, इसका नाम क्या रख दें आप, कुछ dA रख दें, dA। तो अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर फ्लक्स लिखा जा सकता है, वो d फाई कितना होगा आपके पास, d फाई होगा E, यहां पे E कितना है, दैट इज E नॉट x बाई एल, और यहां पे इसका एरिया कितना हो गया, तो एरिया के लिए क्या किया, x दूरी पे गए थे, कितनी विड्थ मानी हमने, dx विड्थ मानी, तो जो इसका एरिया होगा दोस्त, वो एरिया कितना हो जाता है पास, L इंटू में dx। ये समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, इस वाले को यूज किया, तो हमने थोड़ा सा पहले एरिया का एलिमेंट पकड़ा, तो x दूरी पे गए, बिकॉज इसी लाइन के अलॉन्ग आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना, तो हमने ऐसा एक एरिया माना। तो मैंने बोला इस पूरे एरिया में E की वैल्यू सेम है और वो कितनी है, E नॉट x बाई एल, मतलब यूनिफॉर्म है इतने से एरिया के लिए। तो हमने वहां पे इसके लिए फ्लक्स लिख दिया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर यहाँ पे 5 बन गया आपके पास, ये कितना आ गया, E नॉट एल ने एल को मार दिया और ये आ गया x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी दोस्त तेरे पास, लिमिट जाएगी तेरे पास कहां से कहां तक, दिस विल बी 0 टू l, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाए तेरे पास, E नॉट एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ये बात। अच्छा, और आपने एरिया वेक्टर माना किस तरफ है, बाहर की तरफ माना है, तो E भी इस तरफ था, एरिया वेक्टर भी इस तरफ था, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, बात खत्म होगी। अगर आप एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मानते तो आप यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ता, बिकॉज जो एंगल होता वो 180 डिग्री हो जाता। अच्छा, मैं इस सवाल में थोड़ा सा और एक चीज बदलता हूं। अगर मान लीजिए ये इसमें ऐसा होता, E इज इक्वल टू E नॉट वाई बाई एल, E इज इक्वल टू E नॉट वाई बाई एल, तो सवाल में क्या फर्क पड़ता, ये तो सोचना है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अभी x था ना, अगर मान लो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, E इज इक्वल टू E नॉट वाई बाई एल के कैप होता, तो क्या फर्क पड़ता। फिर दोस्त तुझे एलिमेंट ऐसा नहीं मानना पड़ता, बिकॉज अगर तो ऐसे एलिमेंट मानता है उसमें दिक्कत क्या होती है, इसके भी हर एक पॉइंट पे E डिफरेंट है, बिकॉज इस वाले पॉइंट का y अलग है, इस पॉइंट का y अलग है, इस पॉइंट का y अलग है। तो हमें अब की बार एलिमेंट कैसा पकड़ना पड़ता है, ऐसे पकड़ना पड़ता, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट पकड़ना पड़ता। फिर आप लिखते तो आंसर आपके पास सेम ही आता, पर इसमें दिक्कत क्या होती, यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट था, हेयर एलिमेंट विल बी वर्टिकल, क्लियर, सॉरी एलिमेंट विल बी हॉरिजॉन्टल इस वाले केस में। तो कैसा बनेगा एलिमेंट में, तो दिखाता हूं। इस वाले केस में कुछ ऐसा करते हम, यहां पे ऐसे था ना आपके पास, ऐसे एलिमेंट पकड़ते आप, ठीक है, ऐसे एलिमेंट पकड़ते। अगर आप ऐसे एलिमेंट पकड़ते, y दूरी पे कितनी बिट्स का मानते आप, dy बिट्स का मानते, तो आप फ्लक्स लिखते, तो फ्लक्स कितना बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते पहले E नॉट वाई बाई एल, और एरिया कितना बनता तेरे पास, dy मल्टीप्लाई एल, फिर आप इसे इंटीग्रेट करते तो रिजल्ट वापस वही आता, E नॉट एल स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहां से कहां, 0 से लेके l तक, रिजल्ट वही आता, बिकॉज ये और ये दोनों सेम थी, और अलग अलग होता, ये कुछ l होता, ये कुछ p होता, या फिर h होता, तब आपके रिजल्ट डिफरेंट आते। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए एलिमेंट किस तरीके से पकड़ना है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अभी हम एक सवाल कर रहे हैं,
और ये सवाल अच्छा है, इसमें लोग गलती करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आप वो गलती दोहराते हैं कि नहीं, या फिर आप वो गलती करेंगे नहीं। सवाल में क्या वैसा ही आपके पास में एक स्क्वायर बना रखा है मैंने, और इसकी ये वाली साइड भी कुछ एल है और स्क्वायर है, तो ये भी कितना होगा आपके पास एल क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, किस तरफ है, ई नॉट के कैप, तो किससे दिखाना चाहिए, डॉट से या क्रॉस से? आप जानते हैं कि इस बात को क्या दिखाना चाहिए, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना है आपके पास ई नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये क्या है आपके पास यूनिफॉर्म है, बिकॉज हर एक पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। फिर आपसे बोला गया EFI इज, सवाल का जो स्टेटमेंट है वो है EFI इज इन के कैप डायरेक्शन, ठीक है, ये हमें पता है, वैल्यू पता है। फाइंड चेंज इन फ्लक्स इफ लूप, फाइंड चेंज इन फ्लक्स फ्रॉम लूप, मतलब लूप से कितना फ्लक्स चेंज होगा, इफ लूप ABCD इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट साइड CB, अबाउट साइड CD कर देते हैं, अबाउट साइड CD के अबाउट अगर आप इस लूप को ऐसे रोटेट कर देंगे 180 डिग्री से, कैसे रोटेट होगा, ये कुछ ऐसे रोटेट होगा, या फिर आप उल्टा लिए कैसे लिए फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप इसे 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद में जो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा वो कितना है, मतलब फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये आपको निकालना है। तो आप इसे सोल्व कीजिए। किया जाए सवाल को। तो इसमें जो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आप एरिया वेक्टर डायरेक्शन कोई भी पकड़ सकते हैं, पर एक बार जो आपने डायरेक्शन पकड़ ली फिर वो डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं, मैंने बोला फ्लक्स इनिशियल कितना माना, फ्लक्स मैंने माना कि एरिया वेक्टर इनिशियल ये वाला माना, एरिया वेक्टर ऐसा माना ना आपने, ऐसा माना मतलब ये फिंगर का सेंस ऐसा है कुछ, मैंने ऐसे बना दिया ना फिंगर का सेंस, ये एरिया वेक्टर की सेंस डिसाइड करा है बाहर की तरफ, तो याद रहे इस वजह से मैंने बोला फिंगर्स ऐसे कर्ल होनी है तो थंब बाहर की तरफ आएगा। तो फ्लक्स इनिशियल कितना था आपके पास, दैट इज ई नॉट इनटू में एल स्क्वायर, एरिया वेक्टर किस तरफ माना है, बाहर की तरफ माना है। अब समझ, अब तूने क्या क्या किया देखना, एक बार मेरी बात को समझना। यहां पे इनिशियली ऐसा था ना, बाहर की तरफ था, अब तूने इसको 180 डिग्री से टर्न कर दिया, इसको 180 डिग्री से टर्न करे तो ऐसे चला जाएगा अंदर, मेरी बात समझ। तो एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा आपकी बार, अंदर की तरफ चला जाएगा। जो तो फाइनल केस बनाएगा ना, फाइनल वाला केस बनाएगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा ये यहाँ पे, ये जो ABCD था वैसा रहेगा ABCD। तो अब की बार जो एरिया वेक्टर हमने बाहर माना था, ये देख यहाँ पे बाहर माना था, अगर तुम 180 से टर्न कर दिया तो एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा आपकी बार, इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन। और यही इस सवाल की जान थी, और यही यहीं पे खतरा है, तो हमने यहाँ पे खतरा मेंशन कर रखा है। मैंने पहले बोला था सवाल में एक बार जो आपने डायरेक्शन पिक कर ली फिर वो सवाल में बदलनी नहीं चाहिए, क्लियर। तब आपके पास में जो फाइनल फ्लक्स आएगा, फाइनल फ्लक्स, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, तो क्या लिखेंगे, ई नॉट एल स्क्वायर, एंगल कितना है cos 180 डिग्री, तो यह टर्म कितना आ जाएगा, माइनस ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट एल स्क्वायर। तो चेंज इन फ्लक्स आएगा, चेंज इन फ्लक्स कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू कितनी थी, -2 ई नॉट एल स्क्वायर, ये चेंज इन फ्लक्स आ गया। कुछ लोगों का ये प्लस भी आ सकता है, +2 ई नॉट एल स्क्वायर, वो भी सही है। वो कब आएगा, जब लोगों ने इनिशियल एरिया वेक्टर अंदर की तरफ माना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। कुछ लोगों का जीरो आता है, जो जीरो आता है उसमें उन्होंने नलायकी की है, जो मास्टर ने बात बताई थी वो ढंग से सुनी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं फाइनल भी इतना, इनिशियल भी इतना, काटो मारो सब खत्म करो, जीरो आंसर लाओ, वो गलत है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो बात ध्यान रखना, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो एरिया वेक्टर सेंस कोई भी पकड़ सकता है, पर एक बार प्रॉब्लम में जो एरिया वेक्टर सेंस पकड़ दिया वो बदलना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे ऐसा था, पलटेगा तो अंदर चला जाएगा। ये सेंस भी हेल्प करता है थोड़ी, ऐसा सेंस बनाया ना, मतलब ये सेंस क्यों बनाया उससे भी तो देख सकता है। सेंस कहां से कहां, सी से बी, तो यहाँ पे भी सी से बी बना, ठीक है। यहाँ पे कैसा, बी से ए, क्लियर। अब इसका एरिया वेक्टर चेक कर ले, एक मिनट। यहाँ पे हमने सेंस कैसा बनाया था, बाहर की तरफ माना है ना आपने, तो ये बना था सी से बी ना, और सी से बी अगर तू बनाएगा तो ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, सॉरी ये डायग्राम गलत बना दिया ना बच्चों, देखना एक बार। ये डी बनेगा, ये सी बनेगा, और ये कैसा बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये ए बन जाएगा। अब सेम सेंस रख उसका जैसे था, कहां से कहां पे था सेंस, सी से बी, यहाँ पे भी सी से बी बनाया, फिर आगे ऐसा बन जाएगा। तो इस सेंस के हिसाब से अब की बार फिंगर कर्ल कर तो अंदर की तरफ आएगी फिंगर। तो सीधा भी देख सकता है, सेंस बना के भी देख सकता है, दोनों ही तरीके से काम किया जा सकता है। तो सवाल अच्छा था, आप इस बात को समझ लीजिए, फ्यूचर में गलती मत कीजिएगा। तो फ्लक्स में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना जो सीक्वेंस है ना, जो जिस सीक्वेंस में अपने काम कर रहे हैं वो मॉड्यूल से थोड़ा डिफरेंट है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे अपने कर रहे हैं, बिकॉज मॉड्यूल्स में कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुत कैलकुलेशन की है, मैं वो कैलकुलेशन की हेल्प से नहीं करना चाहता, इस वजह से हमने थोड़ा सीक्वेंस बदला है। तो
एक है ना काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, काम की बात में क्या है, फॉर एनी गॉसियन सरफेस, भाई साहब ये क्या है, इसको तो हम पहली बार जाने। गॉसियन सरफेस क्या होता है, 3D क्लोज्ड बॉडी, 3D क्लोज्ड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, इसका नया मॉडर्न नाम है, इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। कोई भी 3D क्लोज्ड बॉडी, जैसे क्या क्या हो सकता है 3D क्लोज्ड बॉडी, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, और 3D और क्लोज्ड बॉडी का नाम क्या होता है, गॉसियन सरफेस। इसके हम बहुत बढ़िया से फैमिलियर होंगे, गॉस लॉ है वो हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें फैमिलियर होंगे हम इससे, पर ध्यान रखना 3D क्लोज्ड बॉडी को हम गॉसियन सरफेस नाम देते हैं। तो मैंने बोला फॉर एनी 3D क्लोज्ड बॉडी या फिर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मेरी नाम सरफेस है पर है 3D क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। If field lines are entering in the body, then flux will be negative. और अगर उसकी फील्ड लाइन बाहर जा रही हो तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। क्या बोल रहा है मास्टर से ढंग से सुन। अब की बार अगर मैं बॉडी से कभी बात होती है, जैसे मान लेते हैं कैसे क्यूब बना रखा है तुझे, ये क्यूब बना दिया ऐसे, ठीक है, ये क्यूब है ऐसे, तो ये गॉसियन सरफेस है क्या, ये 3D है, बिल्कुल सही बात, क्लोज्ड भी है, बिल्कुल सही बात। क्या सर्कल गॉसियन सरफेस हो सकता है क्या, सर्कल गॉसियन सरफेस नहीं, बिकॉज सर्कल 3D नहीं है, 3D भी होना चाहिए और पूरा पैक भी होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है ऐसे ना, ये क्यूब है, ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है। तो इस वाले सरफेस से अगर तू बात करेगा, इस वाले सरफेस से, इसका नाम ABCD अगर मैं रखूं, और इसका नाम रख देता हूं ABCD, EFGH रख देता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ABCD से अगर तू देख रहा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू आएगा तेरे पास, ये साइड भी L मान ले, ये भी L मान ले, तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू ABCD कितना आएगा। तो तुझे देख तेरे सामने ऐसे क्यूब रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो कितना आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, इसका एरिया कितना है L2, तो E0 इंटू में L2। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमने अलग तरीके से डिफाइन किया है, इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप मान लीजिए ऐसा है, अभी क्या है वो बात मैं बता रहा हूं, सुन। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर फील्ड लाइन एंटर हो रही है किसी सरफेस से, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर या फिर कि 3D क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर फील्ड लाइन एंटर हो रही है किसी सरफेस से, तो वो फ्लक्स कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। तो मैं इस वाले ABCD से फील्ड लाइन अंदर जा रही है ना आपके पास, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस। क्लियर। अगर तू बात करेगा फ्लक्स थ्रू कौन सा सरफेस, EFGH, तो फील्ड लाइन क्या हो रही है, यहां से फील्ड लाइन जाए इसके अंदर, अब बाहर निकल रही है ना इस वाले सरफेस से, तो इस वाले सरफेस से बाहर निकल, समझ में आ रहा है, 3D शेप एनालाइज कर तेरे सामने, और मैं तो दिखा देता हूं तेरे को। लेट अस ये मॉड्यूल दीजिए एक बार, मॉड्यूल आप ऐसे मान कि ये तेरे पास एक शेप है ना, ये क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड टाइप की स्ट्रक्चर मान ले, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही है, तो इस वाले फेस से एंटर हुई, तो इस वाले फेस से जब फ्लक्स लिखेगा तो कैसा लिखेगा, नेगेटिव, और इस वाले फेस से लिखेगा तो क्या होगा, फील्ड लाइन आई, इसके अंदर से गई, फिर इससे बाहर निकल रही है, तो इससे बाहर निकल, इससे क्या लिखेगा तू, पॉजिटिव। अगर फील्ड लाइन, मैंने क्या लिखा, इफ फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द बॉडी देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव, किसी फेस से अगर फील्ड लाइन अंदर आ रही है तो उस फेस का फ्लक्स कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव। और अगर किसी सरफेस से फील्ड लाइन किसी बॉडी से बाहर की तरफ निकल रही है तो आप उसे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो इस वाले फेस से मैं देखा फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है, तो इस वाले फेस से जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इस वाले फेस से जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा तेरे पास, नेगेटिव आएगा। तो यहां पे क्या लिखेगा, इससे अंदर एंटर हो रहा है तो नेगेटिव, और मैंने गलत बोल दिया था, अगर इससे जिससे एंटर कर रहा है तो उससे नेगेटिव, जिससे बाहर निकल रहा है उससे पॉजिटिव, तो इससे बाहर निकल रहा है कहेंगे प्लस E0 L2। अगर मैं पूछूं फ्लक्स थ्रू सवाल है CFGD कौन सा फेस आ गया तेरे पास, CFGD में ये वाला फेस आ गया ना, CFGD ये वाला फेस बन रहा है, तो इससे फ्लक्स कितना है, 0, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इससे फ्लक्स कितना, 0। बाकी सब सरफेस से 0 आएगा, सिर्फ एक से पॉजिटिव आएगा और एक से नेगेटिव आएगा। तो मास्टर क्या समझाना चाह रहा है, तो चाहे तो अपनी भाषा में लिख सकता है, जब हम कभी 3D क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स की बात करेंगे, अगर किसी सरफेस से फ्लक्स अंदर एंटर हो रहा है तो उस सरफेस का फ्लक्स कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव, और अगर किसी सरफेस से फ्लक्स या फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो आप उसका फ्लक्स कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद में आगे सवालों को प्रोसीड करते हैं। आप इसको छाप लीजिए ढंग से। तो सवाल है आपके पास, इस सवाल में क्या बोला गया, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ए हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड एंड शोन इन फिगर, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये ऐसे हेमिस्फीयर है, आपने ऐसे कटोरा टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आपको दिखा रहा है। आपसे किससे फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये आपको बताना है। क्लियर है, इस रेडियस वगैरह आप सब गिवन है, आप इससे फ्लक्स निकालिए। बताइए, बढ़िया सवाल है, अगर आपको लॉजिकल है, मतलब अगर आपको चमक जाएगा तो आप बिना पेन उठाए भी इसे कर सकते हैं।
तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। कौन सरफेस से निकालना है? कर्व्ड सरफेस से निकालना है, इस प्लेन से नहीं निकालना। किससे निकालना है? इस कर्व्ड सरफेस से। ठीक है, इस सवाल को अटेम्प्ट। ठीक है, हम इसे प्रोसीड करते हैं। मैंने बोला है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, मैंने जो अभी तक पढ़ा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.dA। ई फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, ई तो यूनिफॉर्म है, ई यूनिफॉर्म है। अब क्या करते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E और इसका एरिया होगा 2πr²। ये सही है क्या? E इंटू में एरिया कर दिया भाई साहब, खत्म बात। दोस्त ये गलत है, यहाँ पे खतरा मेंशन कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो ये गलत है। क्यों ऐसा गलत है? बिकॉज आपने इस डॉट की तो इज्जत नहीं रखी भाई साहब। ये क्या है? E.dA cos थीटा, E.dA cos थीटा। हर एक पॉइंट पे अगर आप देख रहे होंगे डीए वेक्टर डिफरेंट, एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, अलग अलग है ना आपके पास में। एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे आती है? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे अपने एक बार मैं आपको समझाता हूँ। सर वो बोतल दीजिए तो एक बार, बोतल। जैसे मान लीजिए, बस सीधे बोतल दे दिया। जैसे मान लीजिए बोतल है आपके पास में ना, अब आपको इसका एरिया वेक्टर लिखना है। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है। एरिया जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हेमिस्फीयर आपके पास में होगा तो उस पर भी तो ऐसा ही होगा आपके पास। जैसे हेमिस्फीयर शेप ऐसी कर्व शेप होगी, तो हर एक पॉइंट पे जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो आपको क्या समझना चाहिए कि इसके हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट थी और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में था। तो जब आप हर एक पॉइंट पे देख रहे थे तो हर एक पॉइंट पे E सेम, DA भी सेम हो जाएगा, पर उनके बीच का एंगल है वो एंगल क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। तो मैंने बोला अब दिक्कत आ गई मेरे पास। क्या दिक्कत आई कि जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ E.dA लगा रहा हूं ना, तो दिक्कत क्या आ रही है? हर एक पॉइंट के लिए फॉर एवरी पॉइंट एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DA वेक्टर इज डिफरेंट। तो भाई साहब मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ पे E और एरिया वेक्टर में एंगल ये था, यहाँ पे ये है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ वाले के लिए 0 फिर बढ़ रहा है। तो भाई साहब हर एक पॉइंट पे अलग अलग एंगल, तो प्राण निकल जाएंगे करते करते। तो 3D के अंदर ये वाली शेप है, यहाँ पे भी है 3D में अगर आ रहा हो, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो बहुत दिक्कत है। तो सर कैसे प्रोसीड करें इसे? मेरी बात समझ में आ रही? क्या दिक्कत है हमें यहाँ पे? दिक्कत ये है कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो E और DA के बीच में एंगल है वो क्या करता जा रहा है? वेरी करता जा रहा है। अब वेरी करता जा रहा है मतलब सर जी ये तरीके से हम सवाल कर सकते नहीं है। तो हमने बोला थोड़ा दिमाग लगाया जाए, थोड़े अलग प्रोसीडिंग की जाए। तो मैंने क्या बोला, सुन के देखना मेरी बात को। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स ये बताता है भाई साहब किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है। क्या क्या बताता है? फ्लक्स किसी गिवन एरिया जिससे भी आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उससे कितनी फील्ड लाइन जा रही है। मेरी बात को समझ सही ढंग से, इस वाले एरिया से जितनी फील्ड लाइन जाएगी, कौन से वाले एरिया से? जो सर्कुलर प्लेन एरिया है, इससे जितनी फील्ड लाइन पास होगी सबकी सब इससे गुजरेगी। ये बात समझ रही है क्या? तो 3D में एनालाइज करके देख, मैं क्या बोल रहा हूं, इससे जितनी फील्ड लाइन जाएगी ना, मान जैसे यहां से फील्ड लाइन की यही इससे पास होगी, जो भी फील्ड लाइन इससे पास हो रही होगी वो इसी से गुजरेगी। इसका मतलब क्या सर जी? जो फ्लक्स तेरे पास प्लेन सरफेस का आएगा, जो फ्लक्स प्लेन सरफेस का आएगा वही फ्लक्स किसका आएगा तेरे पास? कर्व्ड सरफेस का। देख मैं तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसे मान यहां पे ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है, फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है तुझे, ये सरफेस है ऐसे, ठीक है। तो यार इससे अगर तू बात करेगा, इस कर्व सरफेस से फ्लक्स की बात करेगा, तो इससे वही लाइन पास होगी जो इससे गुजर रही होगी। देख यहां से जो फील्ड लाइन जाएगी वो इससे पास होगी, और कोई फील्ड लाइन ऐसी नहीं है जो इससे जाए। इससे जो भी लाइंस गुजरेगी कर्व सरफेस से, ये परफेक्टली हेमिस्फीयर नहीं है, इसको हेमिस्फीयर एज्यूम कर ले तू, तो इससे जो तेरे पास कर्व सरफेस से जो भी फील्ड लाइन गुजरेगी वो किससे पास होगी? गुजरेगी प्लेन सरफेस से गुजरेगी। अगर तो ये बात चमक गई तो भाई साहब सवाल हो गया, फिर इतना गणित में जाने की जरूरत ही नहीं। तो क्या बोले सर जी, इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स मुझे बता दो, और जो इस प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा वही किसका फ्लक्स होगा? तेरे पास कर्व सरफेस का। तो मुझे पता है प्लेन सरफेस का फ्लक्स कितना है, वो तो सिंपल है ना, क्योंकि उसका तो एरिया वेक्टर अगर तू देखेगा, इसका एरिया वेक्टर तो इस तरफ मान ले या फिर इधर मान ले, कोई भी है, तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल या 0 या फिर 180 डिग्री, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्लेन है सीधा। ये तो ऐसा सवाल बन गया सर, एक प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, तो काम खत्म, E0 इंटू में πr² आ गया फ्लक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला प्लेन सरफेस से फ्लक्स पता है E0 इंटू में πr², तो ये और यही किसके बराबर होगा? कर्व सरफेस के बराबर। अब साइन कैसे डिसाइड करें? ये एक तेरे पास गॉसियन सरफेस है, एक 3D क्लोज सरफेस है, इस वाले सरफेस से फील्ड लाइन बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है? कर्व सरफेस से।
कर्व सरफेस से फील्ड लाइन बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है? बाहर जा रही है ना, और इससे अंदर आई थी, और अगर इससे बाहर जा रही है और बाहर जाने वाले फ्लक्स को हम कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव। तो भाई साहब ये आंसर बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला कर्व सरफेस जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कितना हो रहा है? ई नॉट इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब इस सवाल से क्या सीखा? इस सवाल से ये सीखा, मान ले कभी गणित बहुत गहरा हो जा रहा है, मतलब चमक ही नहीं रहा भाई साहब गणित कैसे करना है, इसका मतलब तुझे गणित का रास्ता छोड़ना है, कुछ और फील करना है। अगर तू फील करे तो साफ साफ चमकेगा कि भाई साहब इस प्लेन सरफेस से जितना फ्लक्स आ रहा होगा उतना ही इससे जा रहा होगा। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर इसके बाद में हम इस पे थोड़ी सी और जो ऑब्जर्वेशन है हमारी हम उसे नोट करेंगे। आप इसको छाप लीजिए। तो हमारे पास सवाल क्या है? सवाल आपको इस तरह के शेप की गिवन है। ये शेप समझ पा रहे हैं ना? ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे, मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करवा देता हूँ शेप। मेरे साथ बोर्ड से आप समझ में आ जाएगी बात। ऐसे समझिए आप, ऐसी ऐसी शेप है। ये ऐसा है आपके पास, फिर यहाँ पे ऐसे प्लेन सरफेस है, फिर ऐसा है। इतना चमक रहा है आपको? ये आपके पास शेप है। आपसे क्या बोला गया? डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सरफेस है, उन सरफेस से फ्लक्स बताना है आपको। सबसे पहला भिड़ते ही जो पूछा है वो पूछा है AEFC, AECB, EFCB। तो EFCB कौन सा गया? EFCB, ये फेस हो गया, जो स्लांट फेस है उससे पूछ लिया। तो अगर इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये कीजिए, यहां पे आप इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ई वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, ये वाला एंगल निकालिए, फिर उसके बाद प्रोसीड कीजिए। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हैं कि सर जी जितनी फील्ड लाइन इस ADFE से पास होगी, जितनी फील्ड लाइन ADFE से पास होगी उतनी सबकी सब फील्ड लाइन इससे ही पास होगी। सही बात है ना? मतलब जो फ्लक्स आएगा आपके पास किससे? इस वाले सरफेस से ADFE से जो फ्लक्स आ रहा होगा वही फ्लक्स किससे आ रहा होगा? EFCB से आ रहा होगा। अब इससे फ्लक्स निकालना आसान है। इससे फ्लक्स कैसे निकालना आसान है? इसके लिए कितने की? E नॉट, और ये एरिया कितना होगा तेरे पास? दिस विड्थ को इसको कुछ B बोल देते हैं ना, ये गिवन नहीं था, मैंने दे दिया आपको, B बोल देते हैं इसको। तो ये कितना गया? E नॉट B इंटू में H। तो इतने फ्लक्स किससे आएगा? EFCB से। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप साइन देख सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड जितनी फील्ड है उससे उतनी फील्ड है उससे। अब आप देखिए, अगर हमसे पूछता है ADEF से, तो फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है, तो जब अंदर एंटर होती है तो फ्लक्स कैसा लेते हैं हम? नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ता है। और अगर हमसे पूछ रहे हैं EFCB से, तो फील्ड लाइन बाहर निकले तो आप क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ये सही है, पॉजिटिव लिख रखा है, ये सही है, इससे आ गया फ्लक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया कितना आपके पास? E नॉट इंटू में BH। अगर आप चाहें तो यहां पे E डॉट A लगा के भी आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा फ्लक्स थ्रू ABCD। तो आप सोच के देखिए, आपका सरफेस कुछ ऐसा है, सरफेस कुछ ऐसा है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, सरफेस कुछ ऐसा है, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स आएगा नहीं। कैसे आएगा? एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे है, एरिया ऐसा है, ई ऐसा, एंगल 90 डिग्री, या फिर फील करेंगे तो कोई फील्ड लाइन इससे पास हो रही नहीं है। तो अगर आप बात करें फ्लक्स थ्रू ABCD, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। फ्लक्स थ्रू ABE, इस वाले सरफेस से, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर सरफेस बन रहा होगा ऐसा है वो सरफेस, ऐसा है ना वो सरफेस, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, फिर भी कोई नहीं आएगा, बिकॉज E और A में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू भी 0 है। और पूछा ADFE बोल देते हैं, बोलना अच्छा है FE। ADFE से अगर आप बात करें तो इस सरफेस की बात चल रही है, और इस सरफेस से फ्लक्स कितना है? E नॉट B इंटू में H, पर अंदर एंटर हो रहा है, इस वजह से क्या लिखा आपने? नेगेटिव। क्लियर? तो ये सवाल आपको एक बार फ्लक्स दिखने लग गया ना भाई साहब, तो आपके लिए सवाल ये सब के सब आसान है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना फ्लक्स के बारे में पढ़ा, कुछ कुछ बातें, इसमें दो चीजें अच्छी है जो हम उन सवालों थोड़ा समझ सकते हैं, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास में कोई भी 3D क्लोज्ड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी 3D क्लोज्ड सरफेस है, या फिर आप क्वेश्चन सरफेस उसे बोलते हैं, क्वेश्चन सरफेस क्या है? 3D क्लोज्ड सरफेस हो गया। कोई मान लीजिए 3D क्लोज्ड बॉडी है या फिर 3D क्लोज्ड सरफेस है, अगर आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अगर आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो हमेशा नेट फ्लक्स 0 पास होगा। नेट फ्लक्स कितना पास होगा? 0। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और बढ़िया ढंग से चर्चा करेंगे। तो हमने क्या बोला? इफ वी प्लेस 3D closed body, if we place 3D closed body in uniform electric field, then net flux through
दैट बॉडी, इससे पहले दोस्त हम किससे निकाले, सरफेस से निकालते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी से बात कर रहे हैं। नेट फ्लक्स थ्रू दैट बॉडी विल बी जीरो। और ये चीज बहुत काम की है, कैसे मैं तो समझाता हूं। जैसे मान लिया हमने एक सवाल किया था, तुझे याद होगा ना, यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाया था हमने, अगर आपने यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाया था और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, तो आपने इस क्यूब को कहां पे रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCDEFGH। तो अगर आप देखेंगे इस क्यूब से, अगर आप बात करें इस क्यूब से पूछेंगे तो भाई क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास हुआ, तो वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो वो क्या बोलेगा, मेरे इस वाले सरफेस से अगर आप फ्लक्स देख रहे हैं, फ्लक्स ABCD से, तो कितना है तेरे पास, ये L मान लेते हैं ना, क्यूब है L साइड मान लेते हैं, तो इससे कितना है तेरे पास माइनस E0L²। क्यों, क्योंकि फ्लक्स एंटर हुआ। और फ्लक्स अगर तू बात करेगा EFGH से, तो वो कितना है प्लस E0 इंटू में L²। तो अगर नेट फ्लक्स देखेगा, बाकी सब तो जीरो ही है, दो ही फेसिस से आ रहा है, एक इससे और एक इससे, बाकी सब तो जीरो है। तो फाइव नेट अगर तू देखे टोटल फ्लक्स इस पूरे क्यूब से, तो कितना है माइनस E0L² प्लस E0L², जिसके लिए कितनी बन गई तेरे पास, जीरो। सर गणित हो गया, थोड़ा चमक दे रहा, फील करने की तो ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए तेरे पास एक, ये ऐसे एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे हमने पहले माना था। तो अगर आप देखेंगे फील्ड लाइन जैसे एंटर होगी इसके अंदर, तो ये क्यूब खुश हो जाएगा, या फिर ये क्यूबॉइड है तो खुश हो जाएगा, बोले हाँ मेरे अंदर फील्ड लाइन अंदर एंटर हुई, पर वो फिर से बाहर भी निकल जाएगी। तो अगर आप देख रहे होंगे नेट जितनी आई उतनी की उतनी बाहर निकल गई बॉडी से, इससे जितनी एंटर हुई फील्ड लाइन सारी इससे बाहर निकल गई, तो भाई साहब नेट फील्ड लाइन कितनी हुई, जीरो हुई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बॉडी से फ्लक्स इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि उससे नेट कितनी पास हुई। बाद में आपको अभी आपको ऐसा लग रहा है सर फिर तो कभी भी फ्लक्स नहीं आएगा, आ जाएगा फ्लक्स, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप देखेंगे गॉस लॉ में। अगर आपके पास में जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी ही बॉडी से बाहर निकल गई, तो भाई साहब नेट फ्लक्स कितना होता है बॉडी के लिए, जीरो। सरफेस की बात अलग होती है, सरफेस के अंदर जितना पास हो रहा है वो बात अलग है, पर बॉडी के लिए ऐसे ही डील करते हैं कि जितना फ्लक्स अंदर, जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी सब बाहर निकल गई, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर फिर तो हमेशा जीरो आएगा, नहीं आएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब गॉस लॉ पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये तेरे पास सरफेस होता है ऐसे, यहाँ पे सरफेस है, इसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, ऐसे कोई भी शेप है, मतलब ये एक हेमिस्फीयर ना हो कि 3D क्रॉस स्ट्रक्चर है। ये कैसे समझ तू इसको, जैसे यहाँ पे ये ऐसे ये रिंग हो गया, ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगी ये वाली, और इसके पीछे एरिया चाहे ऐसा हो, चाहे हेमिस्फीयर हो, चाहे और कोई कर्व हो, ये लाइन ये पूरा कर्व है ना ऐसे। जैसे मान लीजिए दिवाली के अंदर हम वो नहीं छोड़ा करते थे, दिवाली में हॉट बैलून छोड़ा करते थे नीचे आग लगा के, तो वो नीचे रिंग होती है, उसके ऊपर कैसा भी एरिया हो, कैसा भी कोई भी शेप का हो, इधर टिल्टेड हो, इधर हो, उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो कभी भी पूछे कि इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, मतलब अब की बार ये हेमिस्फीयर ने कोई भी शेप हो सकती है, तो तू क्या बोलेगा, अगर इसकी रेडियस तेरे पास r है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E0 है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो क्या बोलेगा नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए इससे, जीरो। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस जितना आएगा प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस आएगा, वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी क्या होगा, माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। क्लियर। तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा तेरे पास, E0 इंटू में पाई r स्क्वायर, बिकॉज प्लेन सरफेस से नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। कैसी भी शेप हो, इसको तू ई डॉट डी ए से कर ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक पॉइंट पे ई और डी ए में एंगल, शेप ही नहीं पता भाई कैसी अजीबोगरीब शेप है आपके पास। तो ये वाली चीज बहुत काम की है। जब आप किसी 3D क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसे नेट फ्लक्स कितना पास होता है, जीरो। देख बॉडी के लिए मैटर करता है फील्ड लाइन आई और बाहर निकल गई नेट जीरो, पर एक प्लेन के लिए ऐसा नहीं होता भाई। प्लेन में एक ही सरफेस होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, एक खाली सरफेस है, इसमें आना जाना नहीं होता, पर बॉडी में होता है। बॉडी फील्ड लाइन आई बाहर गई, जितनी आई उतनी बाहर चली गई, तो कितना काउंट होता है, फ्लक्स जीरो। अभी हम फ्लक्स पे और बहुत बढ़िया ढंग से काम करेंगे, बिकॉज गॉस लॉ जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान है उसमें फ्लक्स का ही यूज है। क्लियर। अब थोड़ा इसमें लोगों को डाउट रहता है ना, इसमें लोगों को डाउट रहता है, पता नहीं आपको डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें लोगों को डाउट क्या रहता है, लोग ये बोलते हैं सर जी ये ठीक है भाई, यहां से जितनी फील्ड लाइन आई, यहां से जितनी फील्ड लाइन सबकी सब इससे निकल जा रही, जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे आ रही सबकी सब इससे निकल जा रही, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे फ्लक्स इसके बराबर हुआ। पर इस वाली फील्ड लाइन में क्या करें, ये तो इससे एंट्री नहीं हुई, ये तो कर्व से एंटर हुई थी। तो भाई साहब ये कर्व से एंटर हुई और कर्व से निकल गई। ये जो फील्ड लाइन थी, ये वाली फील्ड लाइन, ये कर्व से एंटर हुई, कर्व सरफेस से ही निकल गई, तो उसका तो फ्लक्स काउंट ही नहीं होगा ना। मान के देख, अगर यह सरफेस ऐसा हो तेरे पास, ये जो सरफेस है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये सरफेस कुछ ऐसा हो तेरे पास,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो अगर मान ले हमसे पूछा इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो एक फ्लक्स इसी सरफेस से एंटर और इसी कर्व सरफेस से निकल गई, तो वो तो फ्लक्स में वैसे ही काउंट नहीं होना। तो इसका जो फ्लक्स है आपके पास वो ई नॉट इंटू में पाई आर स्क्वायर ही आएगा। अगर आप सोचेंगे तब तो आपको डाउट आएगा, पहले सोचिएगा इस पे थोड़ा, जब आप रियलाइज करेंगे तो आपको कुछ कुछ डाउट आएंगे। वो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने साथ शेयर कीजिएगा, फिर अपने इसको देखते हैं। इसमें लोगों को अच्छे अच्छे डाउट आते हैं, पर उसके थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर तो हमने फ्लक्स के बारे में देख लिया, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपको होमवर्क वगैरह जो भी चीजें गिवन है आप उसे सीरियसली कीजिए, टाइम थोड़ा क्रूशियल है और आई होप आप उसमें बढ़िया करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।